हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है कह सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है या फिर कह सकते हैं एक अलग प्रॉब्लम के लिए है। और मॉडिफाइड वर्जन किसका है? वो है वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का एक मॉडिफाइड वर्जन है ना। और मॉडिफाइड इन द सेंस हमने उसको कुछ मतलब अलग तरह की एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए था बेसिकली वो, तो एक दूसरे इक्विलिब्रियम के लिए हमने ये प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क किसके लिए था? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। ये बात आपको ध्यान रहे। ये जो प्रिंसिपल है, जो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, वो है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगा कि भाई पहले जाके वो देख लो, तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। उसके बारे में अगर देखना तो आप वो एप्लीकेशन वाला छोड़ सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क तो देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर आते हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो देखो हमने वर्चुअल जो वर्क था उसके अंदर क्या कंसीडर किया था? अगर पार्टिकल आपका किस में है? एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जैसे ये अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर कोई एक पार्टिकल पड़ा है जिसका मास m है, ठीक है, तो अर्थ उसको एक फोर्स mg के साथ नीचे खींच रही है, ठीक है, जबकि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो अब इसके लिए हमने क्या बोला था कि समेशन ओवर आई, यहाँ पे एक ही पार्टिकल है ना, और समेशन ओवर आई जो इसके ऊपर जो टोटल जो फोर्स लग रहा है ना, नेट फोर्स जो लग रहा है, समेशन ओवर आई एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, वो हमने क्या बोला था? 0 बोला था। ठीक है, इसी को हमने किसके बराबर लिखा था? वर्चुअल वर्क डेल्टा डब्ल्यू। ये एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि हम इस तरह की डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करें, मान लेते हैं, है ना। रियल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि मान लो जैसे ये पार्टिकल पड़ा है, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस फोर्स लगाया, फोर्स लगाती थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट होने में आपको सर्टेन टाइम लगेगा, इस पार्टिकल को सर्टेन टाइम लगेगा यहाँ से आने तक। तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट जो है ना, उनको हम रियल डिस्प्लेसमेंट करते हैं और डी आर से हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रही हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि टाइम को हमने क्या कर दिया था? फ्रीज कर दिया था, है ना। डेल्टा टी जो है वो 0 था कि ये यहां से यहां तो आ रहा है, यहां से यहां तो आ रहा है, लेकिन उसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, है ना। अब आप कहोगे कैसे माने? तो भाई देखो, अगर टाइम लगेगा तो आपको दिख जाएगी और वो क्या हो जाएगी? रियल डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी थ्योरी है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या माना कि हमारे पास इस तरह की डिस्प्लेसमेंट है जो हमें दिख ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं, आभास ही नहीं उनका, फिर भी हो रही है, तो क्या? तो क्या भाई, है ना। उसके बाद की बात हम बात करें तो उसके बाद हमने बोला था कि इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो ये डिस्प्लेसमेंट करने में कोई काम नहीं करेगा भाई, है ना। इसने हाथ खड़े कर दिया, भैया मैं ये ऐसा काम नहीं करूंगा, ठीक है, उसने ऐसा कह दिया है, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। फिर उसके बाद इस एफ आई को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, अप्लाइड प्लस फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। और देखो इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी बातें हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट आप चाहो उस तरह से नहीं हो सकती, है ना। जो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट है उनको वो डिस्टर्ब ना करे, काफ़ी कुछ कंडीशंस थी उसके ऊपर, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो, हालांकि देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब हम क्या बात करें, यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। जो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए है, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है, पहली बात, ठीक है। जैसे बिल्कुल सिंपल बात करूँ तो मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कोई एक पर्सन इस डायरेक्शन में खींच रहा है विद सम फोर्स, कह सकते हो 10 न्यूटन, जो क्या है F1 है ना। और कोई दूसरा पर्सन है वो इसी ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से खींच रहा है, जिसको मैंने F2 बोल दिया, है ना। तो ये जो सम ऑफ F1 प्लस F2 है, नॉट सम, उनका वेक्टर सम, वो क्या होगा?
जीरो होगा, है ना। या फिर कह सकते हैं एफ नेट जो है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है, ये जहां पे है वो वहीं रहेगा, इधर उधर नहीं खिसकेगा, ठीक है। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। बात, फोर्स लग रहे हैं, देखो फोर्स लग रहे हैं, स्टिल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को किसी तरीके से वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके से कैंसिल आउट कर रहे हैं। और इस पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है, बस सीधी सी बात है, रेस्ट पे है। व्हाट अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है, अब देखो ध्यान से देखो क्या है। ये एग्जांपल मुझे लास्ट में बताना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ, थोड़ा हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, है ना, इसी एग्जांपल के ऊपर। मान लो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक पत्थर है, ठीक है। पत्थर इस तरह से गिर रहा है कि उसके लिए कोई एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से गिर रहा है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को अपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये जो पत्थर है, नहीं, पत्थर का हम बाद में करेंगे, पहले हम पानी की बूंद का लेते हैं, है ना, फिर पत्थर का लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं क्या ले लेता हूँ, ये भैया बादल है, ठीक है, ये बादल है यहाँ पे, है ना, और ये पानी की बूंद है, वो नीचे गिरेगी, हाँ, एयर रेजिस्टेंस मानेंगे। अब क्यों, अब ध्यान, एक बात ध्यान दो, बादल जो है वो काफी ऊंचाई के ऊपर होते हैं, है ना, 700-800 मीटर इतने तो होते ही हैं। तो जब वहां से कोई पानी की बूंद आएगी, अगर वो 10 ग्राम की भी है, अगर वो 10 ग्राम की भी है, तो जब इतनी हाइट से ऊपर से आएगी, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो वो इस हिसाब से आपके सर पे गिरेगी कि वहां पे एक छेद हो जाएगा, है ना। तो आपकी बरसात में छुट्टियां पड़ती, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा एयर रेजिस्टेंस है जो हमें बचाए हुए, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये पानी की बूंद नीचे गिरेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, mg, इसका मास सपोज दैट मैंने m मान लिया, तो एक mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, अर्थ की तरफ, ठीक है, अर्थ उसको खींच रही है। लेकिन आप देखोगे कि पानी की आने वाली जो बूंद है उनकी वेलोसिटी बहुत कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है और नॉर्मल रहती है, ज्यादा वेलोसिटी नहीं रहती। व्हाट्स द रीजन, रीजन क्या है, स्टोक्स लॉ, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना। तो स्टोक्स लॉ कह दो, या फिर आप कह सकते हो कि इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, एक एयर ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग कह सकते हो, विस्कस कह सकते हो, है ना, एयर ड्रैग, एयर ड्रैग फोर्स लगेगा। तो ये पानी की बूंद ये ऊपर से गिरती है ना, तो जब वो शुरू में गिरेगी तब उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। कांस्टेंट होने के पीछे हमारे पास जो रीजन है, रीजन क्या है कि सपोज दैट यहां से यहां तक गिरी तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसने एक वेलोसिटी अटेंड कर ली, जिस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अटेंड करते ही अब होगा क्या, ये जो एयर ड्रैग फोर्स है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है ना, और जो mg जो नीचे की तरफ काम कर रही है, एयर ड्रैग ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है ना, तो इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब सबसे बड़ा है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड नहीं है, अब तक था, यहां तक था, इसके बाद नहीं है, ठीक है। हुआ क्यों, क्योंकि दो फोर्स लग रहे, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, टाटा बाय बाय खलास, ठीक है, हाँ, डिशुम डिशुम कर दिया, हाँ। तो ये जब यहां से यहां गिरेंगे तो ये बल, दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ये ऊपर, ये नीचे, नेट फोर्स जीरो, है ना। अब ये जो हमारी पानी की बूंद है, ये जो हमारी पानी की बूंद है, वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जब वो यहां से यहां तक गिरेगी, ठीक है। क्यों, क्यों, अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स काम कर रहेंगे, फोर्स काम कर रहेंगे, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड नहीं है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इस पार्टिकल की बात करूं, तो इसके लिए ये जो अप्लाइड फोर्स जो है, जो अर्थ जो लगा रही है,
समझ पा रहे हो? अर्थ जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स क्या लिख दिया मैंने, एफ आई वेक्टर, है ना। ith पार्टिकल क्या हो गया हमारे पास, बूंद हो गई। वो किसके बराबर होगा, इसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। कह दो हाँ, d/dt ऑफ पी आई वेक्टर, है ना, इसके मोमेंटम में बदलाव के बराबर होगा। और यही फोर्स किसके बराबर होगा, इस विस्कस फोर्स के, एयर ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा। तब ये किस में आ जाएगा, आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी आई डॉट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एफ आई वेक्टर माइनस पी आई डॉट वेक्टर बराबर क्या होना पड़ेगा, 0। ये कंडीशन किसकी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कंडीशन किसकी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, है ना। मैं वो एग्जांपल लूंगा जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्या एग्जांपल लेंगे, ध्यान से सुनो। ये इनफ कंडीशन नहीं है भैया डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कि फोर्स लग रहा है, मोमेंटम में बदलाव हो रहा है ना। हाँ, एक बात इसको अगर मैं लैंग्वेज में पढ़ूं तो पहले लैंग्वेज में पढ़ देते हैं। क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो एक फोर्स, दिस पार्टिकल is under a dynamic equilibrium under a force which is Fi plus, देखो which is Fi plus some reverse effective force Pi dot। समझ पा रहे हो, ये पार्टिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, किस फोर्स के अंडर है, ये फोर्स प्लस में सम रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन बात खत्म क्यों नहीं हुई, देखो मैं कोई एक ऐसा पार्टिकल कंसीडर करूं, कैसा पार्टिकल कंसीडर करूं, कोई पत्थर है भैया, ठीक है। और थोड़ी सी हाइट से मैंने उसको छोड़ा है, छोड़ते ही होगा क्या, जैसे ही छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, धीरे धीरे नीचे आएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। ये नीचे उसको खींच रहा है, नीचे खींचेगा तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा। ये देखो इसी केस की बात करें, जब वो पानी की बूंद यहाँ से आ रही तभी वही सेम केस है ना। उस केस में भी एयर रेजिस्टेंस लग रहा था, लेकिन इसमें वो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं, पार्टिकल नीचे गिर रहा है, फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। mg लगने से हो क्या रहा है, इसके मोमेंटम में बदलाव हो रहा है। ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है Fi, ये फोर्स लगने से क्या हो रहा है, d/dt ऑफ Pi, ये भी हो रहा है ना। फोर्स लग रहा है, मोमेंटम बदलाव हो रहा है, लेकिन वो गिरता ही जा रहा है, और वो एक्सेलरेट होता ही जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये बात आप ध्यान रखोगे। क्या है, वो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रहा है। कब, जब हमने एयर ड्रैग फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। और एक पत्थर है भैया वो, ठीक है, जो अगर गिर गया तो भैया ठीक है। तो अब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये जो पार्टिकल है वो स्टिल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, Fi माइनस पी आई डॉट बराबर 0, ठीक है। ये कंडीशन ये पार्टिकल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन स्टिल वो ना तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो वेलोसिटी 0 होता है, ना ही वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फोर्स भी लग रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी वो किस में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज इन मोशन, है ना। कुछ हो रहा है उसमें, मुद्दा इतना ही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ ना कुछ घटित हो रहा है उसमें, लेकिन इसमें कुछ घटित नहीं हो रहा। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसके लिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये नहीं है। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, तो अब बात सुनो, हमारा काम कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हुआ है, ठीक है ना। तो क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है अंडर द फोर्स विच इज Fi प्लस सम रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, ये ठीक है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए ये का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। क्या हम इसको Fi वेक्टर माइनस पी आई डॉट जो है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा आर आई से मल्टीप्लाई कर दूं। डेल्टा आर आई क्या है हमारे पास, वही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, ith पार्टिकल है, उसके हमने मान ली क्या हो रही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना।
लेकिन वो पार्टिकल किस में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये वाला टर्म जीरो है। ये जीरो होने से अगर मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, किसके साथ, डेल्टा आर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इधर तो जीरो है ही, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या ये आपको वही ऐसा ही दिख रहा है, क्या हुआ, ऐसा ही दिख रहा है, ये क्या है, वर्क डन है एक टाइप से, ठीक है, एक टाइप से वर्क डन, लेकिन इसको कहेंगे नहीं कि ये वर्क डन है, ये एक टाइप से वर्क डन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें भी हम ये काम नहीं करेंगे भाई, ये मना कर रहे हैं, ठीक है, साफ साफ मना कर दिया भाई, ठीक है। हाँ, तो इतनी बात हुई। हाँ, वैसे इसको भी, इसी को डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन आगे कर देंगे हम क्या, कि अगर हमने एक पार्टिकल कंसीडर ना किया, हमने बहुत सारे पार्टिकल कंसीडर कर लिए, एन पार्टिकल कंसीडर कर लिए, तो क्या करोगे भाई, एक पार्टिकल के लिए जीरो है तो दूसरे के लिए भी होगा, तीसरे के लिए भी होगा, चौथे के लिए भी होगा। तो क्या मैं समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एफ आई वैक्टर माइनस पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई बराबर जीरो कर दूं, है ना। अगर एक के लिए तो दो के लिए, तीन के लिए, सब के लिए जीरो होगा, तो इन सब का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, इसी को क्या कहते हैं, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। हाँ, आगे चलते हैं। ये जो एफ आई है वो क्या है, टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स जो भी लग रहा है। हमने क्या बात की थी, किसी भी पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स है उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, है ना। वो क्या तोड़ सकते हैं, एक तो उसके ऊपर क्या होता है, एक्टिंग फोर्स, जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जैसे अर्थ इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। प्लस में एक क्या होता है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, ith पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट फोर्स की हमने बात की थी कि जो पार्टिकल के मोशन को क्या करते हैं, बांधते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और रिस्ट्रिक्ट करने से कहीं तो फायदा होता है, कहीं नहीं होता, है ना। लेकिन हम वही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कंसीडर करेंगे, वही करेंगे जिनके लिए बात करेंगे, जिनके लिए, अभी देखो इस बात को होल्ड पे रखना, कि अभी ये वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या आएगा, i इक्वल टू 1 to n, एफ आई का वैल्यू रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई, पहला तो यह टर्म आ गई, दूसरी टर्म क्या आएगी, ये रख दो, प्लस का समेशन ओवर आई, हमारे पास क्या आ गया, एफ आई फोर्स ऑफ कंस्टेंट डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, माइनस का, अब हमारे पास क्या आ गया, समेशन ओवर आई पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई बराबर जीरो, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम वही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कंसीडर करेंगे जिनके लिए इसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो, समझ पा रहे हो, जिनके लिए इसका वैल्यू जीरो हो। और ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जांपल अभी करें या फिर इस बात को होल्ड पे रख लेते हैं, फिर एग्जांपल में हम इस बात को ले आएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम उन्हीं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट जैसे बता ही देते हैं, क्या है कि जैसे नॉर्मल रिएक्शन है ना, इस पार्टिकल की बात करते हैं, ये पार्टिकल के ऊपर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट करता है, ये फोर्स लगने की वजह से, इस डायरेक्शन फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं करेगा भाई उसमें धरने पे वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लगने से अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, या तो ये कह दो कि इसके द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव है, हाँ, या फिर हम इसके अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं, है ना, तो बात तो वही है। हाँ, लेकिन मुद्दा ये कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, जिसको हम कंस्ट्रेंट फोर्स कहते हैं, जो उसके मोशन को बांधता है, ये काम करता है, ये वर्चुअल, ये डिस्प्लेसमेंट करने में काम करेगा, ठीक है। उस तरह के फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब उन्हीं को कंसीडर करेंगे जिनके लिए सम जीरो है ना। जैसे मैं दो पार्टिकल ले लूं, है ना, मास m1, ये m2 हो गया, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो इस डायरेक्शन में ds1, तो ये जो r वेक्टर डॉट ds1 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। ये ds तो रियली अगर वर्चुअल लेते तो भी या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, ऊपर नीचे तो होगी नहीं, है ना। ऊपर नीचे क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है बात। तो यस, हाँ, समझ पा रहे हो,
है ना। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, है ना, कि हम वही सिस्टम कंसीडर करेंगे जिनमें ये काम नहीं करते, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n, ये क्या आएगा, एफ आई अप्लाइड माइनस का आ जाएगा पी आई डॉट और डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर जीरो। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो टर्म है वो हमारा जीरो था, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन वो इक्वल टू जीरो था। जीरो किस वजह से था कि ये इसको बैलेंस कर रहा था या ये इसको बैलेंस कर रहा था, इस वजह से जीरो था। लेकिन ये जो जीरो है, ये जो जीरो है इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई है, ये बात आप ध्यान रखोगे भाई। ये हर बार हम जीरो नहीं कर सकते, है ना, हर प्रॉब्लम में हम जीरो नहीं कर सकते। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है कि ये जो चीज है ना वो जीरो होनी चाहिए, तब ये वैलिड है। लेकिन ये हमेशा वैलिड है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम वैलिड है, लेकिन ये तभी वैलिड है जब ये जीरो हो, तब ये वैलिड है। ठीक है, और इसको फर्दर आप ये भी कह सकते हो कि आगे भाई हम जो भी फोर्स ले रहे हैं वो सारे कौन से अप्लाइड है, तो इसी एफ आई ए को क्या लिख दो, एफ आई लिख दो, बस ये आगे ये बात है। और इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल, डी एल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल बोल दिया इसको। ठीक है, कि एफ आई ith पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हाँ, अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल क्या कंसीडर करेंगे, देखो भाई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हाँ भाई, अपने चैनल का नाम भी डायनेमिक साइंस है ना, तो डायनेमिक, हाँ, यस। एग्जाम्पल क्या कंसीडर करते हैं, देखो भाई, एग्जाम्पल हमने एक इंक्लाइंड प्लेन मान लिया, बहुत ही खूबसूरत सा, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बांध दी भैया एक पुली। ठीक है, पुली बांध के हमने इसके ऊपर लटका दी एक स्ट्रिंग, लटका दी, स्ट्रिंग लटका दी इस तरह से, और स्ट्रिंग लटकाई है तो भैया आगे एक मास भी मिलेगा आपको, ये तो आपको पता ही है ना, बिना मास तो हम काम ही नहीं करते। हाँ, इसका मास मैं कह दूं कि m1 है, इसका मास मैं कह दूं कितना है, m2 है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये लंबी कम नहीं हो सकती, क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, क्लियर है बात। हाँ, ये जो एंगल है इसको मैं कुछ भी कह दो, थीटा कह दो। ठीक है, ये एंगल ऑब्वियसली 90। ठीक, इतनी प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल तो है नहीं। हाँ, अब अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालूं कि किस में ये इक्विलिब्रियम में होगा, किस में ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो अगर मैं क्या अप्लाई करूं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करूं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मैं इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालूं, तो बहुत आसान है, मैं 2 ही लाइन में कर दूंगा, आप भी कर सकते हो। कैसे, देखो, इस पार्टिकल के ऊपर धरती जो बल लगाएगी, धरती जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, m1g होगा, नीचे की तरफ, नीचे खींचती है। ये जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, m2g होगा, नीचे की तरफ। ठीक, हाँ, इस m2g की वजह से अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा ऊपर की तरफ। हाँ, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इसमें टेंशन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो, टेंशन इस डायरेक्शन में। क्यों, मान लो ये भारी हुआ तो ये नीचे गिरेगा, भारी हुआ तो ये नीचे गिरेगा, है ना, तो नीचे तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना, इसमें थोड़ी जाएगा, हाँ, इसमें थोड़ी जाएगा, ये तो या तो इधर ही जाएगा या इधर जा सकता है ना, तो इधर जाएगा तो टेंशन इधर लग जाएगा, सिंपल है ना। तो इस m1g का मैं कौन सा कंपोनेंट देख लूं, ये कंपोनेंट देख लूं। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको नीचे 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 ले जाता हूँ ना, तो मैं इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, चलो ठीक है, काम ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या है, अगर मैं इसको ऐसे नीचे लेते जाऊं तो मैं थीटा कम कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, थीटा कम कर रहा हूं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे नीचे ले जाते हुए ये भी कम होता रहेगा और ये भी कम होता रहेगा, इसका मतलब ये थीटा है, और ये क्या होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस m1g का इस डायरेक्शन में, m1g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, m1g साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि m1g और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और ये m2g नीचे की तरफ, समझ पा रहे हो। अब ये बताओ,
इस स्ट्रिंग में ये टेंशन किसके बराबर होगा, m2g के बराबर होगा। कह सकते हैं ये जो टेंशन, इसको T1 T2 बोल दिया, इसको मैंने T1 बोल दिया, तो T1 किसके बराबर होगा, इस ये जो जिस फोर्स से नीचे खींच रहा है, किस फोर्स से खींच रहा है, m1g साइन थीटा। जबकि T2 वो किसके बराबर होगा, जिस फोर्स से ये खींच रहा है, m2g। लेकिन एक बात पता है, स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, टेंशन क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होने से ये क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होने से क्या कर दे, दोनों को बराबर कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, m2g बराबर m1g साइन थीटा हो जाएगा। ये होने से अगर मैं कंडीशन निकाल दूं, साइन थीटा की अगर मैं कंडीशन निकाल दूं, तो जी से जी खल्लास, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 बट्टा m1 आ जाएगा। ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये तो न्यूटन पहले ही बता गए, हाँ, ये तो पहले ही बता गए। लेकिन हम इसको एक अलग तामझाम से करेंगे, एक अलग अलग ही तरीके से करेंगे। देखना कैसे, किससे, इससे भैया जिसको पढ़ रहे हैं हम, हाँ, डीएलएमबर्ट्स प्रिंसिपल। तो देखो इसी प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे तो दो ही फोर्स कंसीडर किया और काम कर दिया हमने तो, लेकिन अब हम क्या करेंगे, और भी फोर्स कंसीडर करेंगे। फोर्स कंसीडर करने के साथ साथ हम ये जो डेल्टा आ रही है इसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाँ, यही हमारा बेस है भैया, ये बात आप ध्यान रखोगे, इसके ऊपर चल रहा है हमारा सारा काम। अगर ये नहीं है ना, फिर ही नहीं है, ये नहीं है तो कुछ है ही नहीं फिर। हाँ, तो अब देखो इसकी तो बात हुई है ना, इसको हम हटा देते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। तो ये थीटा है, ये m1g, हाँ समझ पा रहे हो। अब देखो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस की बात कर लेते हैं। क्या है, ये तो भैया देखो हवा में लटक रहा है, ये तो हवा में लटक रहा है ना। और अगर ये नहीं भी लटक रहा है, मान लो इसको टच भी हो रहा है, तो भी नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये r होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन नहीं मान के लेके चल रहे भाई, फ्रिक्शन से भाई हाथ जोड़े हमने। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको लेके चलेंगे, हमारी क्या हो रही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो आपको दिख ही नहीं रही। आपको नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, किसकी, दोनों पार्टिकल की, है ना। इस पार्टिकल की भी, इस पार्टिकल की, दोनों की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वो दिख नहीं रही, उससे हम क्या निकालेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो वही है। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा सा जा रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा। कितना जा रहा है, डेल्टा R1 जा रहा है। पार्टिकल 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 हो जाएगा नीचे की तरफ। कितना सा जाएगा, इतना सा जाएगा, डेल्टा R1। और इस डायरेक्शन में होगा तो इसको हमने वेक्टर बोल दिया, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये किधर जाएगा भैया, ये ऊपर जाएगा। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि ये जो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या है, ये जो है वो तो है हमारे पास क्या है, R1 है। और ये जो है, वेक्टर लगा दूं मैं, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, R2 वेक्टर है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो गया, R1 हो गया, ये हमारे पास R2 हो गया, ठीक है। जो R1 प्लस R2 इनका मोड क्या है, मतलब जो जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है, A है ना, A है। तो जितना ये इधर जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करके, जितना इधर जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, ठीक। हाँ, तो डेल्टा R1 की डायरेक्शन ये है, डेल्टा R2 की डायरेक्शन ये हमारा क्या है, डेल्टा R2 वेक्टर ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, तो भैया डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल आ जाओ महाराज, पधार जाओ। तो क्या है, एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई, है ना। अब यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी, समेशन ओवर आई बराबर 1 से 2, 1 से 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आई माइनस पी आई डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल्टा आर आई वेक्टर के साथ, क्या हो जाएगा, 0। हाँ, ठीक। अब यहाँ पे हमने सारे फोर्सेस कंसीडर करने हैं भैया, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम, पहले हम पार्टिकल 1 की बात करेंगे। पार्टिकल 1 सिर्फ अकेला, इसका राज चलेगा पहले, फिर ये आएगा। तो देखो इसकी बात करें, पार्टिकल 1 की बात करें, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, m1g नीचे की तरफ,
ठीक है, तो जी को वेक्टर लगा देंगे तो नीचे की तरफ है जी वेक्टर, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास F1 वेक्टर टोटल माइनस P1 डॉट वेक्टर, है ना, और डॉट हमारे पास क्या आएगा डेल्टा R1 वेक्टर, प्लस में क्या आएगा हमारे पास F2 वेक्टर माइनस P2 डॉट वेक्टर डॉट डेल्टा R2 वेक्टर। इसी तरह से होगा अगर मैं समेशन खोल दूं, अब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। F1 वेक्टर, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, एक तो कौन सा है, नीचे लग रहा है M1G, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं इसको M1G वेक्टर लिख दूं, क्योंकि देखो भैया डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर का ध्यान रखना है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, अब आप कहोगे कि एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, एक क्या लग रहा है टेंशन लग रहा है इस साइड में, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, टेंशन इस साइड में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना, ये जो डेल्टा R1 है वो तो आपको पता ही है, ये तो इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो इसका तो काम खल्लास, आर तो गया भाई, है ना। लेकिन हमारे एक चीज दिक्कत कर सकती है, वो दिक्कत क्या है, टेंशन है यहाँ पे, ठीक है, दिक्कत क्या है हमारे पास, टेंशन है। देखो अब ध्यान से देखना, जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था ये वाला देखो, यहाँ पे इस अकेले पार्टिकल के लिए एक बात ध्यान रखना, इस अकेले पार्टिकल के लिए ये जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है, जो क्या है हमारे पास टेंशन, देखो मैं अभी बता देता हूँ, T1 है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जबकि इसका डेल्टा R1 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो T1 डॉट डेल्टा R1 वेक्टर अगर मैं करूं तो वैल्यू सम नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, आपको ये बात पता है, सम नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। लेकिन इस पार्टिकल की बात करें, इस पर टेंशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या कहते हैं हम T2 डॉट डेल्टा R2, है ना, वो क्या आएगा हमारे पास, सम पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। सही बात है, हाँ या ना, हाँ T2 ऊपर है, डेल्टा R2 भी ऊपर, सम पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ये सम नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ अब देखो, इस हमने क्या बोला था यहाँ पे क्या बोला था कि हम वही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट सिस्टम के, हम वही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कंसीडर करेंगे, नॉट सिस्टम के, ऐसे बोलना चाहिए मुझे, कि हम उन्हीं सिस्टम को कंसीडर करेंगे जिनमें सम ऑफ द वर्चुअल वर्क बाय द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है, सम जीरो हो। अब यहाँ पे देखो ये इंडिविजुअली ये जीरो नहीं है, इसको आप जीरो नहीं कर सकते, इसको आप इंडिविजुअली जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का जो सम है, जो टोटल है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। सही बात है, क्यों भाई, ये तो इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात, ये बात उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना, तो ये जो सम है वो क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन इंडिविजुअली जीरो नहीं है ना। तो मैं जो फर्क बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे देखो ये जो जीरो है वो किस वजह से, क्योंकि ये जो जीरो है किस वजह से, कि ये जीरो है, लेकिन यहाँ ये जीरो है, इसका रीजन क्या है कि ये जीरो है ना, ये आप फर्क ध्यान में रखोगे, तो इनको आपने कंसीडर करना है, कंसीडर तो करना है, लेकिन क्या है कि इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई हमारी मंशा है नहीं, ज्यादा हम इसको परेशान करना चाहते हैं नहीं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा M1G वेक्टर, फिर माइनस, और कोई फोर्स तो है नहीं भाई, जो था उसकी हमने कहानी कह दी। हाँ अब ये बताओ, ये जो है ये पार्टिकल वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला, R1 वेक्टर, तो ये जो P1 डॉट, देखो मैं यहां लिख देता हूं क्या है, P1 डॉट वेक्टर, वो क्या होगा d/dt ऑफ P1 क्या होगा हमारे पास, M1 R1 डॉट, सही बात है, यही होगा। अगर मैं इसका d/dt करूँ तो मास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 R1 डबल डॉट, ये आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 R1 डबल डॉट वेक्टर, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम यही हो रहा है, डॉट किसके साथ में, डेल्टा R1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा डेल्टा R1 वेक्टर, प्लस में दूसरे पार्टिकल पे आते, इसका काम हो गया,
उसका हो गया। इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ धरती लगा रही। क्या होगा हमारे पास? m2g वेक्टर नीचे की तरफ, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं, कोई नहीं है, टेंशन का काम हमने बराबर कर दिया दोनों का। फिर माइनस का P2, P2 अब ध्यान देखो, P2 जो है हमारे पास, इसका मोशन किधर होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो है कौन सा? R2 वेक्टर, वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि P2 किस डायरेक्शन में? इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर मूव करेगा तो मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो हम क्या कह दें कि P2 डॉट वेक्टर वो कितना होगा? d/dt ऑफ m2 और R2 डॉट वेक्टर। क्या यही होगा? साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस साइन आ जाएगा। सही बात है ना, R2 डॉट के साथ में, क्योंकि इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जबकि R2 वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का m2, एक मिनट ध्यान देना, यस हाँ, क्या आ जाएगा हमारे पास? m2 R2 डबल डॉट, ठीक है। डॉट हमारे पास क्या है? देखो ध्यान से, डेल्टा R2 वेक्टर जो है, हाँ, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हो? ऊपर की तरफ। तो ये जो डेल्टा R2 वेक्टर मैं अगर ऐसा लगा दूं, चलो डेल्टा R2 वेक्टर ही लगा देते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायरेक्शन का छोड़ो, हाँ, क्योंकि डेल्टा R2 खुद ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? अगर R2 वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, हाँ, तो डेल्टा R2 भी नीचे की तरफ ही पॉइंट करेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये उल्टी डायरेक्शन में हो सकता है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उल्टी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन डेल्टा R2 वेक्टर भैया नीचे की तरफ ही होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, डेल्टा R2 वेक्टर नीचे की तरफ ही होगा। लेकिन ये जो चीज है, इसको आप कुछ भी कहो, जो भी कह दो, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? माइनस का डेल्टा R2 वेक्टर आएगा, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। हाँ, अब आगे का काम कर देते हैं। क्या करना है? m1g का डेल्टा R1 डॉट R1 की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट देख लो। तो डेल्टा R1 की डायरेक्शन ये है, m1g का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट, m1g का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या है? हमने पहले लिख रखा है, m1g साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m1g साइन थीटा हो जाएगा। इसका इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट। तो ये बताओ इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में? मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। डेल्टा R1 भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। तो बीच का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट खोलते कोस थीटा, थीटा 0, तो कितना आ जाएगा? माइनस का m1 R1 डबल डॉट, इतना काम वेक्टर अब हट गया भैया, क्योंकि हमने क्या कर दिया? इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इनटू में डेल्टा R1 वेक्टर प्लस का हमारे पास कितना आ गया? m2g वेक्टर, ठीक है। m2g का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखना, m2g किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है? नीचे की तरफ। डेल्टा R, ये जो, इसको माइनस मत ध्यान रखो, एक बात आप ध्यान रखोगे कि ये जो है ना, ये डेल्टा R2 है, ये इसको आप y कैप मान लो, y कैप मान लो, है ना, क्योंकि y कैप ऊपर की तरफ है। तो इसको मैं क्या मान लूं? इसको मैं y कैप मान लूं, ठीक है। तो m2g का y कैप के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन कहते हैं, फिर डॉट प्रोजेक्शन इनटू उसका लेंथ, तो वो बात छोड़ो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। तो कोस 180 से -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एक माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्या आएगा हमारे पास? m2g आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और फिर उसके बाद अब ये बताओ, R2 डबल डॉट है, वो किस डायरेक्शन में? वो नीचे की तरफ होगा। समझ पा रहे हो? वो भी नीचे की तरफ होगा, और ये कहाँ होगा? ये भी, ये ऊपर की तरफ होगा। तो यहां भी एक माइनस साइन आएगा। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? m2 R2 डबल डॉट वेक्टर हट गया अब, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा? y कैप, और y कैप का वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का डेल्टा R2 वेक्टर। भाई ये बात आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैंने इसको y कैप बोल दिया, तो y कैप की डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन उतना ही आएगा, है ना, क्योंकि एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल, है ना। हाँ,
और साथ में ये है इसका मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये भी आप समझ गए होंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, खोल दो भाई इसको। हाँ, ओपन करने से पहले हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस बाहर ले लेते हैं और इसका माइनस माइनस कट जाएगा आपस में, तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया और ये माइनस कट गया। ठीक है, इतनी बात हुई। यस यस, हाँ, हमारा काम सही चल रहा है अभी। अब मैं क्या करूं, देखो कि हमारे पास क्या कंडीशन थी, R1 प्लस R2 बराबर ए था। तो अगर मैं R1 प्लस R2 बराबर ए लेके चलूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनमें थोड़ा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर दें, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, वो क्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ए में तो कोई वेरिएशन हो नहीं सकता। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा R1 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं वहां रखूं और डेल्टा R1 अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1g साइन थीटा। ठीक है, यहां से मैं ये कॉमन ले लूंगा और इसके साथ में क्या आएगा हमारे पास, m2g। ठीक है, और m2g का साइन कैसा आएगा, माइनस का, तो माइनस का m2g। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा R1 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास m1 R1 डबल डॉट है। फिर यहाँ क्या आएगा, एक माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का m2 R2 डबल डॉट और डेल्टा R1 बराबर 0। एक बात और भाई, इसका भी काम क्रियाक्रम कर देते हैं। क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 डबल डॉट बराबर, R1 डबल डॉट बराबर माइनस का R2 डबल डॉट, तो R2 डबल डॉट की जगह R1 डबल डॉट रख दो। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, m1g साइन थीटा माइनस m2g इंटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा R1 प्लस का m1 R1 डबल डॉट बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 माइनस का m2 और R1 डबल डॉट डेल्टा R1 बराबर 0। ठीक है, एक बात, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम उसी की बात करेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब पार्टिकल आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो हमने क्या बोला था, जैसे एक एग्जांपल कंसीडर किया था, क्या किया था कि पार्टिकल आपका फ्रीली गिर रहा है तो उस केस में भी Fi माइनस पी आई डॉट 0 है, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल किस में नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल क्या था, एक्सेलरेटेड था। ठीक है, और एक्सेलरेटेड पार्टिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता है ना। अब यहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है तो क्या बोलते हैं, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, R1 डबल डॉट बराबर 0 होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने उस वाले पार्टिकल को ऐसा नहीं कहा कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो भैया पानी की बूंदी है बस। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, है ना, वो क्योंकि ये तो उड़ गया तो ये बराबर 0। तो अगर a इंटू बी बराबर 0 तो या तो a बराबर 0 होना चाहिए, b बराबर 0 होना चाहिए। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, डेल्टा R1 ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों, ये तो हम तो मान के चलेंगे भैया उस तरह की डिस्प्लेसमेंट है, उस तरह की है तो भाई मान लो। तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं हम कि m1g साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, m2g आ जाएगा। तो m1g साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, m2g। तो यहां से मैं क्या कह दूं, साइन थीटा बराबर m2 अपॉन में m1। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने तो भाई यहाँ तो 2 स्टेप में ही काम कर दिया था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो कितनी बढ़िया चीज है, 2 स्टेप में ही काम कर रही है। और यहाँ हमने देखो ये भाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये मोमेंटम, क्या किया है ये, क्यों किया है ये जुल्म क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जुल्म नहीं है भैया, ये जुल्म नहीं है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है। देखो कैसे, क्या है कि हम जो ये जो डीएलएमएस प्रिंसिपल है बेसिकली एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, एक थ्योरी का एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। और वो जो थ्योरी है ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, ये तो इसके लिए तो हमने बनाया भी नहीं था ये। तो
ये जो थ्योरी है जिसका फ्रेमवर्क ये तैयार कर रहा है, जिसका ढांचा ये बना रहा है, ये वाला जो है ढांचा जो बना रहा है, उसको यूज करके, उस इक्वेशन को यूज करके हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बड़ी बड़ी, है ना। तो आगे हम इसका देखेंगे, है ना। इसी ये भी अभी हमारा पूरा यूटिलाइज नहीं किया हमने इसको, डीएलएमबर्ट्स प्रिंसिपल अभी भी हमारा मतलब कह सकते हो कि हमारा ज़्यादा कुछ काम में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक बात देखो यहाँ पे, इस प्रॉब्लम में एक बात आपको समझ आई होगी क्या, कि ये जो हमने यहाँ पे ये जो कार्यक्रम किया था क्या, कि डेल्टा R2 बराबर क्या किया था, माइनस डेल्टा R1। तो क्या है कि इस पार्टिकल का जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो इस पार्टिकल के वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर डिपेंड कर रहा है तो मतलब ये हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड नहीं है ना। इससे भी प्रॉब्लम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और किसमें किया जा सकता है? अगर हम ये जो R1 R2 की जगह हम क्या ले लें, सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लें। अगर सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लें तो प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को डिफाइन करने के लिए जो हमें इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उनको हमने क्या बोला था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला था, है ना। तो अगर हम यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट काम मिले तो हमारी जो इक्वेशन है ना वो झंडे गाड़ देगी। ठीक है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो वो जो ये जो डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल है इसको यूज करके हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसको ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन कहते हैं। और द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन है उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, और उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें अभी तक इतना ही। थैंक यू।